पाँच जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इसकी थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है। इस दिन का वैश्विक मेजबान देश कोट दी आइवोर को बनाया गया है। साल 2018 में भारत ने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। गौरतलब है कि साल 1972 में 5 से 16 जून के बीच पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसे कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। साल 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव किया था। साल 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्लास्टिक मरीन कचरे का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हिस्सा है। माइक्रोप्लास्टिक्स किसी उत्पाद के निर्माण में या बड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़े में टूटने से उत्पन्न होते हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर परिभाषित करता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी कैटेगरी में व्यावसायिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के टुकड़े रखे जाते हैं, मसलन स्क्रब, शैम्पू, मस्कारा में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स। वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में बड़े प्लास्टिक्स आइटम जैसे कि प्लास्टिक की बोतल से टूटने वाले माइक्रोप्लास्टिक रखे जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। इन दौरान वे उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गए। महाकाल मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर पहली बार कब अस्तित्व में आया, इस बारे में ठीक कुछ कहना मुश्किल है। पुराणों के मुताबिक इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। 6वीं शताब्दी में राजा चंड प्रद्योत द्वारा राजकुमार कुमार सेन को महाकाल मंदिर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए नियुक्त किया गया था। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और मेघदूत में महाकाल मंदिर का जिक्र किया है। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। महाकाल की पूजा निराकार रूप में की जाती है। महाकाल इकलौते ऐसे ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाने जाते हैं जो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख किए हैं। आपको बता दें कि देश भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें से सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर त्र्यंबकेश्वर और घृणकेश्वर महाराष्ट्र में, तो बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। वैद्यनाथ झारखंड में स्थित हैं, वहीं रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित हैं। आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6ठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। 7 जून से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 17,499 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। बीते दिनों 22वें विधि आयोग ने सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून पर रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में राजद्रोह कानून में 3 बदलाव करने की बात कही गई है। पहला है केदारनाथ मामले के जजमेंट को जोड़े जाने की बात कही गई है, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ जैसे शब्दों को शामिल करने की बात कही गई है। दूसरा बदलाव सजा के स्तर पर है। इसमें जेल टर्म को 7 साल या ताउम्र करने की बात कही गई है। वर्तमान में राजद्रोह कानून में मिलने वाली सजा 3 साल या उम्र कैद है। तीसरे बदलाव में कानून के मिसयूज को रोकने के लिए प्रावधान करने की बात कही गई है। इनमें राजद्रोह के लिए FIR को दायर न करने की भी बात कही गई है। FIR दायर करने से पहले किसी इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच की बात कही गई है। उसके बाद ही FIR दायर की जानी चाहिए। आपको बता दें कि विधि आयोग गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधार बनाकर तमाम कानूनों पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है। हाल ही में स्वेज नहर में एक ऑयल टैंकर टूट गया, जिसने कुछ देर के लिए एक ग्लोबल वाटरवे के हिस्से को ब्लॉक कर दिया है। यह घटना एक मैकेनिकल मलफंक्शन के चलते हुई है। स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम हिस्से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जुड़ने के लिए छोटा रास्ता मुहैया कराती है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया था। स्वेज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर के यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। इस नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है, जो भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद मौजूद है। इस नहर में झील भी है जिसका नाम ग्रेट बिटर लेक है। स्वेज कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक साल 2022 में कैनाल से 23,851 जहाज गुजरे हैं। यह आंकड़ा 2021 में 20,649 था और साल 2022 में कैनाल से $8 बिलियन का राजस्व हासिल हुआ है, जो कि स्वेज नहर के इतिहास में सबसे ज्यादा है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 22 मई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। स्वेज नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है। माइक्रोप्लास्टिक 15 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण होते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें में से कोई नहीं? चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शहर में जीनोम वैली स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर मैसूर? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर सेबी को नामित किया गया है। लोन के लिए एक न्यूनतम राशि जमानत राशि के तौर पर मुहैया करानी होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपयुक्त में से केवल एक ही कथन सही है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों सूरीनाम की यात्रा पर हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से जाना जाता है। ये भारतीयों के सूरीनाम आगमन की 150वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 3 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसे डच गुयाना के नाम से जाना जाता है। सूरीनाम ने साल 1975 में नीदरलैंड से स्वतंत्रता हासिल की है। सूरीनाम में नृजातीय तौर पर खूब विविधता पाई जाती है। सूरीनाम अपनी सीमा गुयाना, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील से साझा करता है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित सूरीनाम अटलांटिक महासागर से अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो सूरीनाम नदी के तट पर स्थित है। ये देश बॉक्साइट के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। सरकार ने 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ड्रग्स आम बीमारियों को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स चिकित्सीय तौर पर उतने रिलेवेंट नहीं थे। सरकार ने ये निर्णय एक विशेषज्ञ समिति की सलाह पर लिया है। समिति के मुताबिक ये FDC मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये FDCs साल 2016 में सरकार द्वारा बैन किए गए 344 FDCs में शामिल है। इनके मेकर्स ने सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन FDCs में पैरासिटामोल जैसी दवाएं शामिल हैं। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक FDC में एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। गौरतलब है कि CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिलती है। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण शामिल है। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं मसलन वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है।
CDSCO के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी हैं। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेशन पर एक डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। इसका मकसद वित्तीय समावेशन की मॉनिटरिंग करना है। इसके जरिए देश भर में ग्राउंड लेवल पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को परखा जा सकेगा। RBI कई नीतियों के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। इसके लिए RBI एक वित्तीय समावेशन सूचकांक भी जारी करती है। इसके 3 डायमेंशंस है, एक्सेस यानी पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये संस्था मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और RBI केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के तौर पर काम करती है। संयुक्त अरब अमीरात IUCN की 2025 में होने वाली वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इस कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन हर 4 साल पर किया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें 160 से ज्यादा देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसके तहत दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षक पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करते हैं और उनका समाधान भी तलाशते हैं। आखिरी बार यह सम्मेलन 2021 में फ्रांस के मार्सिले में आयोजित हुआ था, और जबकि इसका सबसे पहला सम्मेलन साल 1948 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में स्थित है और आज ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। इसमें सरकारें और नागरिक संगठन दोनों बतौर सदस्य शामिल हो सकते हैं। IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी किया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को बताया जाता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। ये 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में रहा सूरीनाम देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। CDSCO उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। पिछले बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 22 मई। सही जवाब है विकल्प ए यानी 5 जून को। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सुएज नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है। माइक्रोप्लास्टिक 15 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है, यानी विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कण होते हैं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी। मध्य प्रदेश सरकार लर्न एंड अर्न योजना लॉन्च करेगी और इसमें
बेरोजगार युवाओं को कौशल सिखाए जाने की योजना है। इसमें कौशल के साथ युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए का अलाउंस भी दिए जाने की योजना है और योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को कौशल सिखाए जाने की योजना है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 15 जून से शुरू होने वाला है। योजना में 700 के करीब वर्किंग एरियाज का चुनाव किया गया है जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति काम की तलाश में हो लेकिन फिर भी काम ना हासिल कर सके। बेरोजगारी की सही स्थिति के आकलन करने के लिए बेरोजगारी की दर का आंकड़ा निकाला जा सकता है। इसके लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लगे लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। इसमें खुली बेरोजगारी, चक्रीय, घर्षण और संरचनात्मक और संस्थागत बेरोजगारी शामिल है। आपको बता दें कि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े श्रम के जुड़े आंकड़ों को जुटाने के लिए मुख्य रूप से लेबर ब्यूरो जिम्मेदार है। लेबर ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत आता है। केरल सरकार ने KFON यानी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया है। इसका मकसद राज्य के सभी घरों में हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराना है। गौरतलब है कि केरल देश का इकलौता राज्य है जिसने अपने नागरिकों को इंटरनेट तक पहुंच का आधारभूत अधिकार दिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ये सुनिश्चित किया गया है कि ये अधिकार नागरिकों को हकीकत में हासिल हो सके, अधिकार पेपर तक सीमित ना रहे। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर NOFN यानी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम करता है। इसे भारत नेट के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन लाना है। इसके जरिए देश भर की ग्राम पंचायतों को 100 MBPS इंटरनेट के कनेक्ट करना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाला नेटवर्क है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा लाइट पल्सेस में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6ठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल इसरो के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इस पोर्टल का मकसद जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की मॉनिटरिंग करना है। इस पोर्टल का मकसद पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। योजनाओं के तहत विकसित हुई अवसंरचना की जियो टैगिंग करना शामिल है। इस पोर्टल के जरिए योजना के तहत रिलीज हुए फंड की मॉनिटरिंग भी संभव है। साल 1993-94 से न्याय विभाग डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए न्यायिक अवसंरचना तैयार करने के लिए योजना को लागू करना है। योजना के तहत राज्य और संघ शासित प्रदेशों को केंद्र की तरफ से फंड मुहैया कराया जाता है। जियो टैगिंग से मतलब है कार्य की भौगोलिक स्थिति की फोटो, वीडियो और मैप के जरिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। इससे अक्षांश और देशांतर से उस जगह की लोकेशन जानी जाती है। भारतीय नेवी ने स्वदेशी तौर पर बने हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र को लॉन्च किया है। वरुणास्त्र एक एंटी सबमरीन शिप लॉन्च टारपीडो है। इसमें GPS बेस्ड रिकवरी और लो ड्रिफ्ट नेविगेशनल सिस्टम मौजूद है और इसके जरिए साइलेंट टारगेट की ट्रैकिंग भी संभव है। ये टारपीडो पानी के अंदर किसी भी कोने में मौजूद टारगेट को खत्म कर सकता है। ये 600 मीटर की गहराई तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को निशाना बना सकता है। इसे जहाज और पनडुब्बी दोनों से लॉन्च किया जा सकता है और इसका डिजाइन विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है। ये लैब DRDO के तहत काम करती है। वहीं इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वरुणास्त्र है सबमरीन, पोतवाहक, टारपीडो, युद्धपोत। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय विकास पोर्टल के जरिए निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने की योजना है। इंटरनेट को अधिकार बनाने वाला इकलौता राज्य केरल है।
उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को नजर डाल लेते हैं। खबरों में रहा सूरीनाम देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब है विकल्प सी, यानी सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। सीडीएससीओ उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से केवल एक कथन सही है। सीडीएससीओ स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है, वहीं वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर ओशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत की तटरेखा पर मौजूद 17 बीचेस को साफ करेगी। ये कार्यक्रम पृथ्वी मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की मदद से लागू किया जाएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। साल 2008 में यूएन ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव दिया। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग रखी गई है। महासागर मानवीय जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। महासागर इंसानों द्वारा उत्सर्जित 30% कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। खाद्य व्यवस्था में भी महासागरों की अहम भूमिका है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ होता है। दुनिया में कुल 5 महासागर मौजूद हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर, हिंद, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। आर्कटिक महासागर को ही दक्षिण महासागर के नाम से जाना जाता है और ऐतिहासिक तौर पर केवल 4 महासागरों को ही मान्यता दी गई थी और वर्तमान में सूची में दक्षिण महासागर का नाम भी जोड़ा गया है। इसमें सबसे बड़ा और गहरा ओशन प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ही सबसे गहराई में मौजूद मैरियाना ट्रेंच है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है। भारत की ग्रोथ 2023-24 के लिए 6.3% आंकी गई है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की ग्रोथ में 0.3% की कमी देखी गई है और ये कमी निजी खपत में कमी और तेज महंगाई के कारण दर्ज की गई है। हालांकि भारत अभी भी सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड में आ गई है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में बास्केट में मौजूद सभी वस्तुओं के मूल्यों के अंतर को देखा जाता है। महंगाई से मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले इजाफे से है। आपको बता दें कि विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स शामिल है। IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स शामिल है। ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच CBI को सौंपी गई है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 337, 304A, 338 और 34 दायर की गई है। IPC की धारा 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस और 337 रैश एक्ट इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ से संबंध रखती है। ओडिशा ट्रेन हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास के बड़े हादसों में शामिल हुआ है। हालांकि आंकड़ों की माने तो ट्रेन एक्सीडेंट की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 2017-18 में ये संख्या 74 थी, तो वहीं 2020-21 में ये संख्या मात्र 20 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि CBI का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था और वर्तमान में CBI डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के तहत कार्य करता है। वर्तमान में CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद है। CBI देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसके पास गंभीर मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने और देश के पुलिस बलों को भ्रष्टाचार से लड़ने में लीडरशिप मुहैया कराने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। CBI में क्राइम के लिए 3
डिवीजन तैयार किए गए हैं। इनमें एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन शामिल है। गौरतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। साथ ही ये भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। ईरान ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। इसे फतेह नाम दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर और स्पीड 15 मैक बताई गई है। और 15 मैक से मतलब ये है कि ये मिसाइल 1 सेकंड में 5.1 किलोमीटर कवर कर सकती है। ईरान ने दावा किया है कि फतेह मिसाइल यूएस के सबसे एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम को पार करने में सक्षम है। हालांकि इस पर पश्चिमी देशों का यह कहना है कि ईरान हमेशा से ही अपनी मिसाइल्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता रहा है। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की गति या इससे ज्यादा की गति से उड़ान भरती है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ान भरती है। इन मिसाइल के अगेंस्ट डिफेंस तैयार करना बहुत टफ होता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि रिस्पॉन्स टाइमली करना संभव नहीं हो पाता है। तो आइए अब बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में रही फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश से संबंध रखती है? ईरान, इराक, इजराइल, पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वर्णास्त्र है सबमरीन पोतवाहक टारपीडो युद्धपोत। सही जवाब है विकल्प सी यानी टारपीडो। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय विकास पोर्टल के जरिए निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने की योजना है। इंटरनेट को अधिकार बनाने वाला इकलौता राज्य केरल है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। और सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। न्याय विकास पोर्टल योजना की मॉनिटरिंग की मकसद से लॉन्च किया गया है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 9 जून के दिन बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बिरसा मुंडा को एक स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता के तौर पर याद किया जाता है। केवल 25 साल की उम्र में 9 जून साल 1900 को उनकी मृत्यु रांची की एक जेल में हो गई थी। अपने जीवन के इतने कम वक्त में उन्होंने न केवल जनजाति समाज को संगठित किया, बल्कि औपनिवेशिक ताकतों को मजबूर किया कि वे जनजातियों के जमीनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाएं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी समाज अंधविश्वास में फंसा हुआ है, साथ ही आस्था के मामले में भटका हुआ है। साल 2021 से भारत सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन करती है। उन्होंने आदिवासी समाज को 3 स्तरों पर संगठित किया। पहला, अंधविश्वास से दूर रहकर स्वच्छता व शिक्षा का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। दूसरा, सामाजिक स्तर के साथ आर्थिक स्तर पर सुधार। वहीं तीसरा, राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को सजग किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया और बिरसा मुंडा ने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। उनकी मृत्यु तक चले इस विद्रोह को अल-गुलान के नाम से जाना जाता है। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले फूड सेफ्टी इंडेक्स को कई स्तरों पर तैयार किया जाता है। इसमें कई पैरामीटर्स को शामिल किया जाता है और इसमें राज्यों को फूड सेफ्टी चेक्स, सैंपल कलेक्शन, राज्यों में मौजूद फूड सेफ्टी लैब्स, ईट राइट इनिशिएटिव को लागू करना जैसे पैरामीटर्स पर परखा जाता है। फसाई का गठन केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुआ है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। फसाई मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण,
वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था करने का काम करता है। ये राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू करने का काम करता है और इसके अलावा ये देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के लिए तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। ये समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और आपको बता दें कि हमारे खाने की थाली में पहुंचने से पहले खाना बहुत हाथों से गुजरता है, इसलिए उसकी सुरक्षा उत्पादन से लेकर थाली में पहुंचने तक करने की जरूरत होती है। वैश्विक स्तर पर WHO और FAO जैसी संस्थाएं खाद्य सुरक्षा के लिए नियम तय करती हैं। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 10 जून है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों USA की यात्रा पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच अटलांटिक डिक्लेरेशन समझौते को अपनाया गया है। इस समझौते के जरिए रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल रूस यूक्रेन विवाद के चलते दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन में इस साल दुनिया की पहली AI समिट का आयोजन भी होना है। USA इस पर भी ब्रिटेन को समर्थन दे रहा है। गौरतलब है कि ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। वहीं जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों सर्बिया की यात्रा पर हैं। इस मौके पर सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने भारत और सर्बिया के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात कही है। इस दशक के अंत तक वर्तमान के 320 मिलियन यूरो के व्यापार से 1 बिलियन यूरो तक पहुंचाने की बात कही है। इसके अलावा सर्बियाई राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की बात की है, जिससे पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही वीजा को लेकर भारतीयों को होने वाली समस्याओं पर भी काम करने की बात कही है। बीते दिनों सर्बिया और कोसोवो विवाद के चलते भी सर्बिया खबरों में रहा है। दक्षिण पूर्व यूरोप के स्थित सर्बिया वॉल्कन पेनिनसुला का हिस्सा है। सर्बिया एक लैंडलॉक्ड देश है। ये अपनी सीमा बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया, मकदूनिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया से साझा करता है। आइए अब बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। अटलांटिक समझौता किन देशों के बीच हुआ? USA UK, USA भारत, UK भारत, USA जर्मनी। दूसरा प्रश्न था खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग, फसाई, CSO, गूंज NGO। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में रही फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश से संबंध रखती है? ईरान, इराक, इजराइल, पाकिस्तान। सही जवाब है विकल्प A यानी ईरान। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CBI एक संवैधानिक संस्था है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प B यानी केवल दूसरा कथन सही है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।